Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. Guys, इस वीडियो के अंदर हम MGP 11 यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स कवर करेंगे जो कि आपके दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो वीडियो है वो मेरी बायलिंगुअल रहने वाली है, तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको MGPE के नोट्स एंड गेस्ट पेपर से जुड़ी हुई प्रोवाइड करना चाहती हूँ गाइज, वो ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ पे अपने नोट्स या गेस्ट पेपर्स परचेज करने हैं तो आप उस नंबर पे हाई सेंड कर सकते हो और अपने लिए MGPE 11 यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी के पेपर के लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स स्पेशली फॉर दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन आप परचेज कर सकते हैं। ओके, गेस्ट पेपर के अंदर आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स मिल जाएंगे। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे जहां पे आपको बताना है कि जो राज्य होता है वो कुछ ना कुछ मेजर्स लेता है। ठीक है, और वो कितने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं लोगों को सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रदान करने में। ओके, सो क्या है क्वेश्चन कि राज्य के द्वारा जो भी कदम उठाए जाते हैं वो किसी भी देश की जनता को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा कैसे प्रदान करते हैं उसका समालोचनात्मक आपको विवेचन करना है। तो अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड मेजर्स में आखिर क्या क्या आता है। ठीक है, सो स्टेट स्पॉन्सर्ड मेजर्स for social and economic security refers to the policies and programs initiated by the government। वो सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम जो किसी भी देश की सरकार के द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम द रिस्क, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलनेस, ओल्ड एज, कोई भी जो रिस्क होते हैं वहां से अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन उपायों का उद्देश्य न्यूनतम जीवन स्तर और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना होता है। तो ये आपके किस में आ जाते हैं? स्टेट स्पॉन्सर्ड मेजर्स के अंदर आ जाता है कि जो भी हमारा राज्य है वो नागरिकों की भलाई के लिए जो भी कदम उठाता है। तो वन ऑफ द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर्ड मेजर्स इज देयर रोल इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो हम क्या देखते हैं कि जो राज्य है समाज के अंदर से गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए काम करता है। प्रोग्राम रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, पेंशन, सब्सिडी, ये सारी चीजें डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जितने भी समाज में वल्नरेबल यानी कि जो आपके कमजोर जो आपके वर्ग हैं, ठीक है, उनको। ठीक है, पेंशन, सब्सिडी, ये सब समाज के कमजोर वर्गों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि स्टेट स्पॉन्सर्ड मेजर्स में क्या क्या आता है एंड these measures also contribute to economic security। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मेजर्स हैं वो नागरिकों को इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। कैसे? सो दे प्रोवाइड देम इनकम सपोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब बहुत लंबे समय से हम देखते हैं कि लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इलनेस, डिसेबिलिटी, इन सब के वजह से, तो ये उपाय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होते हैं क्योंकि बेरोजगारी, बीमारी या विकलांगता के समय आय सहायता देकर लोगों को अत्यधिक गरीबी में गिरने से बचाते हैं। इसके अलावा ये लोगों को वेलफेयर, मतलब उनका जो सोशल इंक्लूजन है उसको प्रमोट करते हैं, उनका वेलफेयर करते हैं, बिकॉज ये एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, हाउसिंग को लेकर कुछ स्कीम्स लेकर आते हैं। तो हाउएवर अगर हम इनकी इफेक्टिवनेस की बात करें, so the effectiveness of these measures is often limited by the administrative inefficiencies। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सरकार नीतियां तो बना देती है लेकिन वो नीतियां सही प्रकार से लागू नहीं हो पाती क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं होता। प्रशासनिक चीजों में कमी की वजह से करप्शन, लीकेजेस, पुअर टारगेटिंग या ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, इन सब की वजह से जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिशियरीज को नहीं मिल पाते हैं। Another major limitation is inadequate coverage and funding। तो हम क्या देखते हैं कि एक अन्य प्रमुख सीमा अपर्याप्त कवरेज और वित्तीय संसाधन है। Many schemes do not cover all eligible population and insufficient financial allocation affect the quality and sustainability of the welfare program।
तो कई योजनाएं सभी पात्र लोगों को शामिल नहीं कर पाती और अपर्याप्त बजट से कल्याण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और स्थायित्व भी प्रभावित होता है। तो हमारे जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं दैट एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन द स्टेट सपोर्ट, अगर आप स्टेट के सपोर्ट पे एक्सेसिवली डिपेंड करोगे, इट मे लीड टू वेलफेयर डिपेंडेंसी and reduce individual initiative if not combined with the capacity building and employment generation। यानी कि अगर आपका जो स्टेट है वो नागरिकों की कुछ ज्यादा ही हेल्प करेगा तो नागरिक आपके ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे स्टेट की पॉलिसीज पे। तो यहाँ पे जरूरी है कि सरकार ऐसे इनिशिएटिव्स ले जहाँ पे वो नागरिकों को केपेबल बनाए कि वो खुद से अपना काम करें। कैपेसिटी बिल्डिंग पे सरकार को काम करना चाहिए, ना कि केवल वेलफेयर पे। सो इन द कंक्लूजन आप बताएंगे कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो मेजर्स हैं फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, उनका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वल्नरेबल पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करने में, वेलफेयर को प्रमोट करने में। बट अगर हम उनकी इफेक्टिवनेस की बात करें तो वो डिपेंड करती है कि आप उसे कितना एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करते हो, कितनी उसको फंडिंग मिल रही है, ट्रांसपेरेंसी, इन सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करती है। ओके, सो नाउ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यू नीड टू डिस्कस द फ्यूचर सिनेरियो इन द एरिया ऑफ फूड सिक्योरिटी इन द लाइट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो आपको दोस्तों यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA 2013। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी आखिर क्या होता है। तो फूड सिक्योरिटी refers to the availability and accessibility and affordability। यहाँ पे आपको तीनों शब्दों को याद करना है कि फूड अवेलेबल हो, नागरिकों तक उसकी पहुंच हो और अफोर्डेबल हो, ऑफ सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल पीपल एट ऑल द टाइम। लोगों को सफिशिएंट सेफ और न्यूट्रिशियस फूड मिले हर समय। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, पहुंच और वहन क्षमता से है। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 represent a major step by the Indian state towards ensuring food security as a legal entitlement। तो ये नागरिकों तक मतलब फूड सिक्योरिटी पहुंचाने का एक मेजर स्टेप था। अंडर द NFSA जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको सब्सिडी में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए गए थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसने आगे फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी की आधारशिला को और भी ज्यादा मजबूत किया। वन ऑफ द मेजर फ्यूचर इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्ट इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो गाइस केवल फूड सिक्योरिटी ही नहीं दी गई, नागरिकों को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी दी गई। प्रोविजंस रिलेटेड टू द प्रेग्नेंट वुमेन, lactating mothers and the children through the schemes like ICDS and the midday meal aim to reduce malnutrition in the long run। तो लंबे समय में malnutrition से उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके तो सरकार ने कुछ स्कीम्स चलाई जैसे कि ICDS एंड मिड डे मील स्कीम, जो कि आपके गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और बच्चों के लिए था ताकि उनकी सहायता हो सके और कुपोषण से वो लोग बच सकें। द एक्ट ऑल्सो एम्फेसाइजेस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो एक्ट है इसने अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया, ठीक है, पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल दिया, जिसमें शिकायत निवारण तंत्र और सामाजिक अंकेक्षण शामिल है। भविष्य में इससे खाद्य वितरण की दक्षता बढ़ेगी और लीकेज में कमी आएगी। हाउएवर द फ्यूचर सक्सेस ऑफ फूड सिक्योरिटी अंडर द NFSA डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो फ्यूचर में अगर हम देखें तो इसकी सक्सेस किस चीज पे डिपेंड करती है कि इसे कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है ना। मतलब कि कैसे आपने लाभार्थियों की पहचान की, फिर उनको समावेश किया, तकनीकी जो कमियां थी उन्हें आपने खत्म किया। इस तरीके से जब आप उसको बेटर वे में इम्प्लीमेंट करोगे तभी हो पाएगा। एंड अगर आपको खाद्य सुरक्षा में सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो जो भी इनएफिशिएंसीज हैं उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। और यहाँ पे स्टेट का इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा क्योंकि स्टेट ये काम करेगा इंश्योर करने का कि फूड प्रोडक्शन सफिशिएंट हो एंड उसका स्टोरेज हो सके, एक बैलेंस की बात आती है। नाउ इन द कंक्लूजन द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है आपका NFSA एक लीगल
और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर ensuring फूड सिक्योरिटी इन द फ्यूचर इफ सपोर्टेड बाय द एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशनल फोकस, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, इट कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव इंडियाज फूड सिक्योरिटी सिनेरियो। तो मतलब अगर आप इसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, न्यूट्रिशन पे आप फोकस करते हो, आप कृषि में रिफॉर्म्स करते हो, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के फूड सिक्योरिटी सिनेरियो को अच्छे से इम्प्रूव कर देगा। ओके, नाउ गाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू नीड टू इलेबरेट द इंटरडिपेंडेंस कि ह्यूमन सिक्योरिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट किस प्रकार से एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो आपको बताना है कि ह्यूमन सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दे बोथ आर इंटर रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, दे बोथ आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स that place the individual at the center of development and security discourse। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों के सेंटर में आपको कौन देखने के लिए मिलते हैं? व्यक्ति, यानी कि इंडिविजुअल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। बोथ कॉन्सेप्ट्स मूव बियॉन्ड द ट्रेडिशनल स्टेट सेंट्रिक अप्रोच एंड एम्फेसाइज पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपकी जो अप्रोच है वो स्टेट सेंट्रिक ना हो बल्कि क्या हो? पीपल सेंट्रिक हो। दोनों में इसकी बात की जाती है। यानी कि हम पुराने समय में देखते थे कि राज्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। अगर आपका राज्य प्रोटेक्टेड है दैट मीन्स कि आपके जो ह्यूमंस हैं, देश के जो नागरिक हैं, वो भी प्रोटेक्टेड है। लेकिन जब ह्यूमन सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट आते हैं तो वहां पे पीपल, लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। जो भी व्यक्ति हैं उन्हें क्रॉनिक थ्रेट जैसे कि हंगर, डिजीज, पॉवर्टी, वायलेंस, इन सभी से प्रोटेक्ट करना। इट इंक्लूड्स फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट। तो इसमें भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति दोनों ही शामिल है। फिर आप ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट गाइस फोकस करता है ऑन एक्सपेंडिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज, चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू लीड अ हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में आ रहा है कि व्यक्ति को इस काबिल बनाना कि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को ले सके एंड अपनी चॉइसेस पूरी कर सके, अवसर उसको मिले। तो दोनों में देखो थोड़ा सा फर्क है। सिक्योरिटी में आपके जो बड़े बड़े थ्रेट है उनसे प्रोटेक्शन की बात हो रही है, वाइल इन द डेवलपमेंट बात हो रही है व्यक्ति के डेवलपमेंट की। उसको एजुकेशन, हेल्थ मिले, अच्छी उसकी इनकम हो, सोशली वो एम्पावर्ड हो, इन सारी चीजों की। अब ये दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो देखो, अगर व्यक्तियों के पास अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छा हेल्थ केयर होता है, तो कहीं ना कहीं वो बड़े थ्रेट से बच पाते हैं। दस ह्यूमन डेवलपमेंट का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म ह्यूमन सिक्योरिटी को। इसके अलावा अब ह्यूमन सिक्योरिटी ह्यूमन डेवलपमेंट का प्री कंडीशन है। अगर कहीं पे भी किसी देश में वायलेंस होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, भूखमरी फैल रही होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, तो क्या वहां पे लोग पढ़ लिख पाएंगे या उनकी हेल्थ अच्छी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। दैट इज वाई हम क्या कहते हैं कि मानव विकास के लिए मानव सुरक्षा एक पूर्व शर्त होती है। विदाउट द सिक्योरिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव कैन नॉट बी सस्टेन्ड। सुरक्षा के बिना विकास पहले टिकाऊ नहीं हो सकती। मतलब आपको म्यूचुअली इन दोनों को लागू करना पड़ेगा। तो मानव सुरक्षा और मानव विकास एक सद्गुणात्मक चक्र में एक दूसरे को मजबूत करते हैं। विकास जोखिमों को कम करता है जबकि सुरक्षा विकास को फलने फूलने में सहायता करती है। समावेशी और सतत विकास की बात करें तो ह्यूमन सिक्योरिटी इंश्योर करता है कि जितने भी डेवलपमेंट के बेनिफिट्स हैं, मानव सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विकास के लाभ हाशिए पर पड़े और कमजोर वर्गों तक पहुंचे। इससे मानव विकास समावेशी और सतत बनता है। फिर नीति एकीकरण यानी कि पॉलिसी इंटीग्रेशन की भी बात आती है। सो मॉडर्न डेवलपमेंट पॉलिसी इंक्रीजिंगली इंटीग्रेट ह्यूमन सिक्योरिटी कंसर्न्स। सो आज के समय में जो भी मॉडर्न डेवलपमेंट पॉलिसीज है, हम क्या देखते हैं कि उन्होंने ह्यूमन सिक्योरिटी के कंसर्न्स को बढ़ा दिया है। क्लाइमेट चेंज, हेल्थ पेंडेमिक्स, फूड सिक्योरिटी, ये सारे कंसर्न्स बढ़ गए हैं। तो इन चीजों को, इनके लिए अगर आप नीति बना रहे हो तो आपको नीतियों को एकीकृत करना पड़ेगा। मतलब सिक्योरिटी वाली नीतियां और डेवलपमेंट वाली नीतियां दोनों एक दूसरे पे क्योंकि निर्भर है, तो एकीकरण की आवश्यकता है, नीति एकीकरण की। So in the conclusion, human security and human development, they both are mutually dependent and complementary। ठीक है, एक दूसरे के निर्भर है और पूरक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब भी पॉसिबल होगा जब लोग आपके सिक्योर होंगे, एम्पावर्ड होंगे। नाउ
एक क्वेश्चन है कि फूड सिक्योरिटी ह्यूमन सिक्योरिटी से पहले होनी चाहिए। यस, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों को सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड मिले सो दैट दे कैन लिव एन एक्टिव एंड अ हेल्दी लाइफ। ह्यूमन सिक्योरिटी किस चीज से फोकस करता है? वो फोकस करता है इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम द थ्रेट्स जैसे कि हंगर, पॉवर्टी, डिजीज एंड इन सभी से। तो फूड सिक्योरिटी इज कंसिडर्ड अ कॉर्नरस्टोन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है क्या? दैट food security is considered a cornerstone of human security because without adequate food, other aspects of human well-being cannot be ensured. बिना फूड के बाकी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो पूरे नहीं किए जा सकते, राइट? क्या कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुंच हो जिससे वो स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकें। मानव सुरक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को भूख, गरीबी, बीमारी और संघर्ष जैसी चुनौतियों से सुरक्षित रखना है। इसलिए खाद्य सुरक्षा को मानव सुरक्षा की आधारशिला माना जाता है, क्योंकि पर्याप्त भोजन के बिना मानव कल्याण के अन्य आयाम संभव नहीं है। समझ रहे हो? मानव कल्याण के अन्य आयाम संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त भोजन की अगर कमी होगी तो खाद्य सुरक्षा को मानव सुरक्षा की क्या माना जाता है? आधारशिला माना जाता है। तो फूड सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल रिलेटेड है। एक्सेस टू फूड हमारी बेसिक ह्यूमन नीड होती है। ओके, तो भोजन तक पहुंच मानव की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। भूख और कुपोषण जीवन, स्वास्थ्य, मानवीय गरिमा के लिए खतरा है, इसलिए खाद्य सुरक्षा जीवन रक्षा के लिए अनिवार्य है। फूड सिक्योरिटी और हेल्थ रिलेटेड है। तो एडिक्वेट अगर आपको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको किसी प्रकार की क्रॉनिक इलनेस नहीं होगी, आपकी मेंटल एंड डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा। खाद्य सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा भी जुड़े होते हैं। तो जब आपके पास पर्याप्त भोजन नहीं होता तो आप गरीबी के जाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे से अपने लाइवलीहुड नहीं अर्न कर पाते हो। शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से समाज में अनरेस्ट फैलता है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर पीस एंड हार्मनी को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो खाद्य सुरक्षा शांति और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में सहायता करती है। खाद्य सुरक्षा और मानवीय गरिमा की बात करें तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है कि जो लोग हैं वो डिग्निटी और फ्रीडम के साथ रहें, विच इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। तो ये दोनों आपस में क्या है? कनेक्टेड है। क्लाइमेट चेंज जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उनसे निपटने में भी खाद्य सुरक्षा हमारी हेल्प करेगी। तो प्री कंडीशन हमारी खाद्य सुरक्षा ही रहती है, दैट इज फंडामेंटल। तो खाद्य सुरक्षा मानव सुरक्षा के लिए एक अत्यंत आवश्यक शर्त है क्योंकि यह जीवन, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक शांति और मानवीय गरिमा से सीधे जुड़ी हुई है। अतः सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सतत समाज के निर्माण के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। आई होप कि आपको MGP 11 के पार्ट 1 के सारे वीडियोस में जो क्वेश्चंस थे वो समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप प्लेलिस्ट के गाइस सारे वीडियोस को देखो ताकि जो भी मतलब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे वीडियोस से कवर हो सके। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि प्लेलिस्ट के अंदर मैटर इनफ नहीं है और आप चाहते हो कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो आप गेस्ट पेपर के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमारी टीम को व्हाट्सएप करना बिल्कुल मत भूलना इफ यू वांट टू परचेज द गेस्ट पेपर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट भी आपके लिए लेकर आऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।